हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो सॉरी कि इतने दिन तक हिस्ट्री की वीडियो हम कंटिन्यू नहीं ला पाए। आज हमारा जो विषय है, देखिए इससे पहले हम मौर्य वंश को कंप्लीट कर चुके थे। मौर्य वंश में हमने पढ़ा था, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था अशोक के बारे में। एक टॉपिक बचा हुआ था जो थे अशोक के शिलालेख। आज हमारा विषय है अशोक के शिलालेख। देखिए, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि शिलाओं में उन्हें उत्कीर्ण कराकर लिखे गए या खुदाई कराकर लिखे गए लेखों को शिलालेख कहा जाता था। वहीं स्तंभ मतलब किसी खंबे में लिखे गए लेखों को स्तंभ लेख, और गुहा मतलब किसी गुफा में लिखे गए लेखों को गुफा लेख कहा जाता था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि अशोक के कुल कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, अशोक के वैसे तो बहुत सारे शिलालेख अलग अलग देशों से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु वृहद शिलालेखों की बात की जाए तो 14 वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं और कुछ लघु शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं कि ये शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं और कौन सी भाषा में प्राप्त हुए हैं। तो अशोक ने जहाँ जहाँ पे शिलालेख लिखा है वहाँ पे उन्हीं भाषाओं के अनुसार, जैसे कि पाकिस्तान में जो लिखाए गए शिलालेख थे उन्हें खरोष्टी लिपि में लिखाया गया। वहीं अफगानिस्तान में जो लिखाए गए थे उन्हें अरमाइड लिपि में, वहीं ग्रीक या तुर्की में जो लिखाए गए थे वो ग्रीक लिपि में, वहीं भारत के ब्राह्मी लिपि में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल 14 शिलालेखों की बात सामने आती है। ये कुल 14 शिलालेख लिखे हुए हैं और साथ ही साथ में इन कुछ शिलालेखों में से जो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें कुछ विशेष चीजें लिखी हुई हैं जो पढ़ना जरूरी हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला शिलालेख है वो है शहबाजगढ़ी, जो कि पेशावर में है। दूसरा है मनसहरा हजारा में, मास्की रायचूर कर्नाटका में, गिरनार जूनागढ़, कालसी देहरादून, जौगढ़ गंजाम, धौली पुरी, शोपारा थाणे, एर्रगुड़ी कुर्नूल, गुर्जरा दतिया और ब्रह्मगिरी मैसूर। इस प्रकार के कुल 14 वृहद शिलालेखों के बारे में पता चलता है। अब इन शिलालेखों को हम ट्रिक वाइज से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे इनका नाम और स्थान पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो दो चीजें याद रखनी है कि ये जो शिलालेख थे ये किन भाषाओं में थे। तो खरोष्टी लिपि में शहबाजगढ़ी और मानसहरा का शिलालेख जो है वो खरोष्टी लिपि में था और साथ ही साथ में ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा बाकी जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे के सारे भारत में ही हैं, और जितने भी भारत में हैं वो सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, जिनकी भाषा प्राकृत भाषा थी। देखिए, पहला शिलालेख जो है वो है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी, देखिए शहबाजगढ़ी से हमको एक याद रखना है, शहबाजगढ़ी से याद रखना है एसपी, एसपी से एस से शहबाजगढ़ी, पी से पेशावर, पी से पेशावर शहबाजगढ़ी। ठीक, क्योंकि एसपी क्या करते हैं, एसपी पेशे से कौन है, एसपी है, तो पेशावर, और एसपी से श से शहबाजगढ़ी और पी से पेशावर। अगला बात करते हैं मानसहरा। मानसहरा, अच्छा मन को कौन सहता है, सबसे ज्यादा मन को कौन सहता है। तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हजारों में एक होता है जो कि हमारे मन को सह सकता है। तो मनसहरा हजारा, मनसहरा हजारा। मास्की, मास्की रायचूर। देखो मास्की आजकल मास्क का बहुत ज्यादा चल रहा है कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो मास्क नहीं लगाया तो चूर चूर हो जाओगे। तो मास्की रायचूर, मास्की रायचूर। अगला है गिरनार। गिरनार कहां पर है, जूनागढ़। देखिए, जो गिरा हुआ नर है वो गड़े समान है। गिरा हुआ मतलब जिसकी सोच बहुत ज्यादा गिरी हुई है, वो गड़े मतलब मरे हुए समान है। तो जूनागढ़ गिरनार। कालसी, कालसी कालीसी देह, कालसी देहरादून, कालसी देहरादून। देखिए, काला मतलब डार्क कलर और देह मतलब शरीर, मतलब डार्क कलर का शरीर। तो कालसी देह मतलब कालीसी देह, तो कालसी देहरादून, कालसी देहरादून। जौगढ़, जौगढ़ गंजाम, जौगढ़ गंजाम। तो इसकी ट्रिक जो थोड़ी फनी सी है, यह है जो गड़ो गंजा आम, मतलब किसी ने आम खाया और उसको गाड़ दिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया, तो जो गड़ो गंजा आम, तो जौगढ़ गंजाम, जौगढ़ गंजाम। फिर अगली है धौली। धौली कहां पर है, पुरी में। पुरी कहां है, पुरी उड़ीसा में पड़ता है। तो धौली धुली हुई पुरी, पुरी धुली हुई मतलब क्योंकि वो जो शहर है, जो पुरी है जगन्नाथपुरी, वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, इसलिए हम बोलेंगे कि धुली पुरी, मतलब धुली हुई पुरी। तो धौली पुरी। शोपारा, शोपारा थाणे, थाणे महाराष्ट्र का क्षेत्र लगता है। शोपारा, सुपारा से आपको याद रखना सुपाड़ी, सुपाड़ी जो होती है ना, खड़ी सुपाड़ी होती है, पूजा में हम खड़ी सुपाड़ी यूज करते हैं, तो खड़ी सुपाड़ी से याद करना है, थाणे याद आ जाएगा, सुपारा थाणे। फिर एर्रगुड़ी, एर्रगुड़ी करनूल। देखिए, एर्रगुड़ी सबसे अलग सा नाम लग रहा है, यहाँ पे अलग ही समझ में आ रहा है कि दक्षिण भारत से रिलेटेड नाम होगा। तो एर्रगुड़ी जो है वो करनूल में है और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये पड़ता है। गुर्जरा, गुर्जरा की बात की जाती है तो दतिया,
दांत गुजर गए, क्या गुजर गए? तो दांत गुजर गए, तो गुजर गए से गुर्जरा, और दांत से दतिया, तो दतिया गुर्जरा। ठीक, फिर बात करते हैं ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ है? मैसूर। ब्रह्म मतलब वैसे भी ईश्वर का नाम हो गया कि ब्रह्म, गिरी मैसूर। देखिए, असुर मतलब होता है राक्षस और सुर मतलब होता है देव, अर्थात ब्रह्म से ब्रह्मगिरी हो गया और सुर से मैसूर हो गया। ठीक, फिर आगे बात करते हैं भाब्रू। भाब्रू जो है वो बैराट में है, अहरौरा मिर्जापुर में, सासाराम बिहार में। सासाराम महत्वपूर्ण हो सकता है, सासाराम बिहार में है, गोविंद मठ मैसूर में है, निट्टूर कर्नाटका में, उदय गोलाम बेल्लारी में, सन्नाती कर्नाटका में, और राजुल मंडगिरी कुरनूल में। देखो, कुरनूल के दो हो गए, कौन कौन से? एक तो राजुल मंडगिरी हो गया कुरनूल में और दूसरा एर्रगुडी हो गया कुरनूल में। वही कर्नाटक की बात की जाए तो निट्टूर एक कर्नाटका में हो गया, दूसरा जो रायचूर मास्की है ये भी कर्नाटका में है, और तीसरा जो है वो सन्नाती कर्नाटका में ये भी हो गया। ठीक, अब देखिए, क्योंकि ये जो शिलालेख हैं ये बहुत ज्यादा ऐसे याद करना टफ हो जाता है, इस बात से हमने ट्रिक के वजह से इसको याद किया है। इतने जो शिलालेख है यहाँ से यहाँ तक के ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सिर्फ एक ही शिलालेख महत्वपूर्ण है जो है सासाराम बिहार का, बस। बाकी अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हैं। अच्छा, ये 14 शिलालेख भारत में कितने स्थानों से मिले हैं? तो कुल मिला के ये जो 14 शिलालेख है भारत में 8 स्थानों से मिले हैं। और इन शिलालेखों की खोज किसने की? तो खोज टी कैंथेलर के द्वारा की गई, और पढ़ा गया, इन्हें पढ़ा किसके द्वारा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। मतलब कैसे? देखिए, मान लीजिए कहीं पे खुदाई हुई हो और वहां पे लगा कि पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है, तो किसने बताया? तो टी कैंथेलर ने बताया कि यहाँ पत्थरों पे कुछ लिखा गया है, परंतु इनकी भाषा इतनी अलग थी, इनकी लिपि इतनी अलग थी कि इसे पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, उसे लास्ट में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। ठीक, अब बात करते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से शिलालेख थे और शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक, अब देख लेते हैं 8 स्थानों से ये शिलालेख प्राप्त हुए। कुल 14 शिलालेखों का वर्णन मिलता है, वृहद शिलालेखों का। लघु शिलालेख भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मास्की हो गया, शाहगौरा हो गया। शाहगौरा एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो कि ताम्रपत्र पर प्राप्त हुआ है। ठीक, फिर बात करते हैं कौन से शिलालेख में कौन से विषय उपलब्ध थे, मतलब किस शिलालेख में कौन से विषय समझ में आते हैं हमें। तो पहला जो शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। जो 14 वृहद शिलालेख थे उसमें से जो पहला शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। वहीं 5वें शिलालेख में धर्म महामात्य की नियुक्ति। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अशोक ने अपने राज्य में धर्म महामात्य की नियुक्ति की थी, लोगों को धम्म समझाने के लिए और साथ ही साथ में उनकी आचार विचार को समझने के लिए। 8वें की बात करते हैं तो धर्म यात्रा का वर्णन। धम्म यात्रा का मतलब देखिए, अशोक के द्वारा जो धर्म की यात्रा की गई, मतलब जैसे कि उसके पुत्र और पुत्री श्रीलंका गए, वैसे उसके बहुत सारे रिलेटिव अलग अलग जगह पे गए, तो वैसे ही धर्म यात्रा का जो वर्णन है वो मिलता है 8वें शिलालेख में। 10वें शिलालेख की बात करते हैं तो धम्म नीति की श्रेष्ठता, मतलब बहुत सारे धर्म से जो अशोक के धम्म की नीति है उसकी श्रेष्ठता के बारे में पता चलता है कि अशोक का धम्म बाकी धम्मों से कैसे बेहतर हो जाता है। 13वें शिलालेख की बात करें तो इसमें कलिंग युद्ध और साथ ही साथ में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। फिर बात करते हैं जो अलग से बना था वो था कलिंग शिलालेख और कलिंग अभिलेख। उसमें लिखा हुआ था कि जो अशोक है उसका पितृतुल्य व्यवहार, मतलब अपनी जनता के प्रति वो कैसे पिता के समान व्यवहार करता था, वो सारी बातें उसमें दिखाई देती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ठीक, देखिए अब क्योंकि हमने अशोक के शिलालेख पूरे कंप्लीट कर लिए, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त। अशोक के बाद वैसे तो बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन अंतिम जो शासक था वो कौन सा था? तो बृहदत्त जो था वह अंतिम शासक था मौर्य वंश का, बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की गई? तो बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और यहीं से शुंग वंश की स्थापना होती है। तो इसको हम मिटा देते हैं और शुंग वंश शुरू करते हैं। जब शुंग वंश की बात करते हैं तो शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापना की गई शुंग वंश की। किसकी हत्या करके? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। ठीक, तो बात करते हैं शुंग वंश की।
शुंग वंश। देखिए हमने पढ़ा कि शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जो संस्थापक हैं, संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई, किसकी हत्या करके, तो वृहदत्त जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या इनके द्वारा की गई और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश ने सबसे पहले क्या परिवर्तित किया, तो उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। देखिए इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि मौर्य वंश में राजधानी उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र बनाई गई, उसके बाद अलग अलग शासक आए पर राजधानी को परिवर्तित नहीं किया गया। तो क्योंकि इससे पहले मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहीं शुंग वंश के द्वारा राजधानी परिवर्तित करके विदिशा को राजधानी बनाया गया, विदिशा को राजधानी बनाया गया। ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में आता है। शुंग वंश के द्वारा राजधानी परिवर्तित करके विदिशा को अपनी राजधानी बनाया गया। साथ ही साथ में इसने और क्या क्या काम किए, तो शुंग वंश को पहली बात तो इसे बौद्धों का शत्रु कहा जाता था। इसने बहुत सारे बौद्ध मठ को तोड़वाया, लेकिन बाद में इसका हृदय परिवर्तित हुआ और इसने सांची के स्तूप की वेदिका का पुनः निर्माण कराया। अच्छा, वेदिका क्या होती है, देखिए मान लीजिए कि बात ये एक छोटा सा स्तूप है, ठीक, अगर ये छोटा सा स्तूप है तो स्तूप के आइट साइड पे जो यहाँ पे बाउंड्री बनी होगी, ये जो बाउंड्री बनी होगी और यहाँ से एंट्री होगी, तो ये जो आजू बाजू की बाउंड्री होगी इसे ही वेदिका कहा जाता है। तो सांची की स्तूप की वेदिका का पुनः निर्माण किसने कराया, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। क्योंकि बनाया किसके द्वारा था, तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, परंतु निर्माण तो सम्राट अशोक ने करवाया, लेकिन पुनः निर्माण जो था वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया। तो सांची स्तूप की वेदिका का पुनः निर्माण देखिए यहाँ पे सांची स्तूप की बात अगर आती है तो सांची स्तूप आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, क्या है। थोड़ा सा हम इसके टॉपिक से हटते हैं, सांची स्तूप के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये रायसेन में है, रायसेन मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ में सांची स्तूप तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण किसके द्वारा, तो सम्राट अशोक के द्वारा इसे बनवाया गया था। इसे बौद्ध कालीन इसका जो नाम था वो था काकनाड़ कहा जाता था इसे बौद्ध काल के समय में। साथ ही साथ में इसकी वेदिका का पुनः निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया। यह भरहुत शैली में बना था, भरहुत शैली में बना हुआ स्तूप है, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। साथ ही साथ में विश्व धरोहर में भी स्थित है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में ये साथ साथ में स्थित है। फिर बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और क्या क्या चीजें की गई। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भरहुत स्तूप बनाया गया जो कि सतना में बना है। कहां पर है, सतना भी मध्य प्रदेश में ही है। तो सतना में भरहुत स्तूप की स्थापना की गई। भरहुत स्तूप की स्थापना इसने कहां पर की, तो सतना में भरहुत स्तूप की स्थापना की गई। फिर पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा है उनका नाम होता है अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या क्या किया, वृहदत्त की हत्या की और साथ ही साथ में शुंग वंश की स्थापना की, विदिशा को अपनी राजधानी बनाया, सांची स्तूप की वेदिका का पुनः निर्माण कराया। इसके साथ साथ में भरहुत स्तूप की स्थापना की इसने सतना में। फिर बात करते हैं इसके ही बेटे जो थे अग्निमित्र शुंग की। अग्निमित्र देखिए अग्निमित्र के बारे में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन हाँ कालिदास के द्वारा जो किताब लिखी गई थी जिसका नाम था मालविकाग्निमित्रम, तो उसमें मालविका जो कि विदर्भ के राजा की पुत्री और वहीं अग्निमित्र दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। किसमें, मालविकाग्निमित्रम में। मालविकाग्निमित्रम में
किसके, अग्निमित्र और विदर्भ के राजा की पुत्री मालविका के प्रेम संबंध के बारे में चर्चा मिलती है। कालिदास के द्वारा यह नाटक लिखा गया था। फिर बात करते हैं इसी वंश का जो 8वें क्रमांक का शासक था, मतलब इस वंश का जो 8वें नंबर का शासक था वो था काशीपुत्र भागभद्र। काशीपुत्र भागभद्र, भागभद्र कौन सा शासक था? तो 8वें नंबर का शासक था, 8वां। इसके शासनकाल में क्या इंपॉर्टेंट हुआ जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं? तो भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस भारत आया था। जो जब हेलियोडोरस भारत आया तो इसने भारत में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। वो कहाँ की थी? विदिशा में, क्योंकि शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। इस वजह से विदिशा में उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जिससे सामान्य मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो खाम बाबा भी कहते हैं। ठीक, साथ ही साथ में यहीं पर शैव धर्म के उदय की बात पता चलती है और जो गरुड़ स्तंभ है वो वैष्णव धर्म से संबंधित था। एक बार और क्लियर करते हैं। देखिए, पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? पुष्यमित्र शुंग, इसने हत्या की बृहदत्त की, मौर्य वंश का अंतिम शासक, साथ ही साथ में शुंग वंश की स्थापना की। इसने सांची की वेदिका का पुनः निर्माण करवाया, भरत स्तंभ की स्थापना की। सतना में, हाँ, इसके पतंजलि का नाम, इसके जो पुरोहित थे उनका नाम पतंजलि था, मतलब इसके पुरोहित जो थे वो पतंजलि थे। साथ ही साथ में इसका बेटा आता है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी कि कालिदास के द्वारा जो नाटक लिखा गया मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका जो कि विदर्भ के राजा की पुत्री थी और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों के बारे में पता चलता है। इस वंश के 8वें शासक जिसका नाम था काशीपुत्र भागभद्र, उसके द्वारा उसके शासनकाल में हेलियोडोरस भारत आया। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना विदिशा में की और यह जो था वो वैष्णव धर्म से संबंधित था। ठीक, वैष्णव कैसे याद रखना है? देखो, विष्णु का जो वाहन होता है वो भी गरुड़ ही होता है, तो इसलिए हम याद रखेंगे कि वैष्णव धर्म की स्थापना किसके द्वारा? तो हमने देखा कि यहाँ पर वैष्णव धर्म की शुरुआत पता, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि संबंध पता चलता है वैष्णव धर्म का खाम बाबा या फिर गरुड़ स्तंभ से। ठीक, अब यहाँ पर हमारा शुंग वंश पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति, जिसकी हत्या कर्ण वंश के शासक वसुदेव के द्वारा की जाती है। और कर्ण वंश में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं, जैसे इन्होंने हत्या करके राज्य को प्राप्त किया वैसे सेम टू सेम इनकी हत्या करके सातवाहन वंश ने राज्य को प्राप्त किया। तो कर्ण वंश के बारे में पहला जो शासक था वो वसुदेव था और अंतिम जो था वो सुशर्मन था। ठीक है, अब अगली वीडियो से हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।